Yeah, now या इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक सम टर्म्स। आज की क्लास में हम कुछ टर्म्स को लेकर के बात करेंगे, और ये जो टर्म्स है किससे रिलेटेड है? ये सारे टर्म्स जो रिलेटेड है नॉवेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है उसको लेकर के। तो जस्ट शेयरिंग विद यू वाइट बोर्ड, शेयरिंग विद यू वाइट बोर्ड। या यू विल कम टू नो कि व्हाट वी हैव टू गो, वी हैव टू टेक सम टर्म्स। तो कुछ टर्म्स हैं उनको लेना है, उनको एक्सप्लेन करना है। तो जो टर्म्स हैं कौन कौन से हैं, और हम उनको कैसे लेकर के क्या बातें करनी है, किस ढंग से उनको कवर करना है, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है दैट इज व्हाट, दैट इज अ मैजिक रियलिज्म। सम टर्म्स रिलेटेड टू नॉवेल, कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू नॉवेल, उसको हम लोग बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला टर्म है मैजिक रियलिज्म। REALISM। जो मैजिक रियलिज्म है, या जो ये शब्द है, यू विल कम टू नो कि यह एक तरह का एक ऐसा शब्द है, या एक ऐसा आप कह सकते हैं नरेशन में इसका यूज किया जाता है। उसमें क्या खासियत होती है, स्पेशली टू डिस्क्राइब अ स्टाइल ऑफ मॉडर्न फिक्शन। सबसे पहला चीज की ये जो यूज किया जाता है, टू डिस्क्राइब अ स्टाइल इन मॉडर्न फिक्शन, टू डिस्क्राइब अ स्टाइल इन मॉडर्न फिक्शन। FICTION। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टू डिस्क्राइब अ स्टाइल इन मॉडर्न फिक्शन। मॉडर्न फिक्शन में यह एक स्टाइल को लेकर के यूज की गई है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये विक्टोरियन एज के फिक्शन में नजर आता होगा, या जो है 18th सेंचुरी का जो फिक्शन है उसमें नजर आता होगा। नहीं, जो मॉडर्न एज का फिक्शन है, जो 20th सेंचुरी का फिक्शन है, उसमें इस स्टाइल का यूज किया गया है, और उस स्टाइल का क्या नाम है? मैजिक रियलिज्म। और यह जो स्टाइल है, इस स्टाइल में क्या क्या चीजें दिखाई जाती है, यू विल कम टू नो कि इसमें ये दिखाया जाता है द रिकॉग्निजेबली रियलिस्टिक मिंगल्स विद द अनएक्सपेक्टेड एंड द इनएक्सप्लिकेबल, and in which elements of dream, fairy story or mythology combine with the everyday. That is second important point। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी मैजिक रियलिज्म का यूज होता है, तो वी कम टू नो व्हाट, वी कम टू नो कि रियलिस्टिक मिंगल्स, द रिकॉग्निजेबली, द रिकॉग्निजेबली NABLY, the recognizably realistic mingles NELES, mingles with the unexpected with the unexpected and the inexplicable, 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 and in which elements of dream fairy, FAIRY, dream fairy
story or mythology combined? Combined. This is another point. So what I want to say, combine, and here one thing you have to note down, जो उसी के साथ एक और point है कि combine with the everyday, with the everyday, with the everyday, often in mosaic, often in mosaic or caleo, kaleidoscopic pattern, or kaleidoscopic pattern, KALEIDOSCOPIC, pattern, PATTERN, pattern of refraction and recurrence, of refraction and recurrence. Recurrence. नेक्स्ट पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है, it has been most commonly applied, it has been most commonly applied, commonly applied to works by, to works by to works by Latin American authors, Latin American authors, such as, नाउ रिमेम्बर दैट कि ये एक थोड़ा सा मैं लिख रहा था, कुछ उसके टर्म्स ऐसे थे, लेकिन आपको ये आसानी से अब समझ में आ जाएगा। मैं पहले स्लाइड पे चल रहा हूँ, पहले पॉइंट पे चल रहा हूँ। यू विल कम टू नो कि हमने जो सबसे पहला शब्द लिया है वो कौन सा शब्द है? मैजिक रियलिज्म। मैं नहीं कहता कि आपको इसमें कोई चीज लर्न करना है। सबसे पहला चीज की मैंने इसके पहले भी बात बता दिया था, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में सफिक्स इज्म जुड़ता है, जैसे रियलिज्म, तो जो इज्म जुड़ता है उसका क्या मतलब होता है? इज्म का मतलब होता है कि प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन अ पार्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक नई आइडियोलॉजी, एक नई विचारधारा में विश्वास करना, या एक नई विचारधारा को लेकर के उसको जीवन में उतारना, अपनाना, उसमें विश्वास करना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसके उसको जीवन में धारण करना, यह चीज क्या कहा जाता है? इज्म कहा जाता है। वो किसी भी शब्द के लास्ट में आ जाए, मॉडर्निज्म, आधुनिकवाद, रोमांटिसिज्म, छायावाद, इज्म को हिंदी में वाद कहा जाता है, और इसका प्रोनाउंसिएशन इज्म नहीं होता, इज्म, जैसे जिस्म वैसे इज्म, इज्म नहीं करना, मॉडर्निज्म नहीं है, मॉडर्निज्म। ऐसे ही रियलिज्म। अब जब रियलिज्म है तो रियलिज्म का मतलब क्या है? रियलिज्म का मतलब हिंदी में वास्तविकतावाद, कि रियल में चीजें हैं क्या।
लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो शब्द आपने लिया है उसमें केवल एक ही शब्द है, रियलिज्म अकेले वास्तविकतावाद है, या वास्तविकतावाद से पहले भी कोई शब्द जुड़ा है? देन यू फाइंड दैट एक और शब्द है जिसका मतलब है मैजिक। मैजिक जादू, जादुई दुनिया की चीजों को ऐसा प्रेजेंट किया जाए कि वो वास्तविकतावाद का हिस्सा बन जाए। आ, आप सोच रहे होंगे कि एकदम ठेठ हिंदी पढ़ाई जा रही, लेकिन अब मैं इसको समझाने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मैं उस लेवल पे बिल्कुल उतर के आपको समझा रहा हूँ कि जादुई दुनिया की किसी भी चीज को ऐसा प्रेजेंट किया जाए कि वो वास्तविकतावाद का हिस्सा बन जाए। इट मीन्स दैट anything related to supernatural world, anything related to fairies आप कह सकते हैं, या समथिंग विच यू कांट बिलीव, विच इज अनबिलीवेबल, but that thing is presented in such a way कि it becomes the part of the realistic world। कोई ऐसी चीज जो जादुई दुनिया की हो, कल्पना लोक की हो, परी लोक की हो, सुपर नेचुरल वर्ल्ड की हो, उस चीज को ऐसा प्रेजेंट किया जाए कि वह हकीकत की दुनिया का हिस्सा हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि परी लोक की जो कथा है, जादुई लोक की जो कहानियां हैं, या जो है सुपरनेचुरल वर्ल्ड का जो पूरा एक घटना है, वो कैसे वास्तविकवाद का या वास्तविकता जो वास्तविक लोक है या दुनिया है उसका हिस्सा कैसे बन जाता है? उसका हिस्सा कैसे बनता है? उसका हिस्सा बनता है केवल नरेशन के माध्यम से, कि हम उस चीज को कैसे सुना रहे हैं और कैसे दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी में नॉवेल में एक ऐसा आर्ट डेवलप हुआ, आर्ट ऑफ नरेशन आया, घटना को दिखाने का, घटना को सुनाने का, घटना को समझाने का एक ऐसा आर्ट डेवलप हुआ जिसमें परी लोक की घटना को वास्तविकता लोक से जोड़ दिया गया और लोगों ने उस पर यकीन करना शुरू किया। तो उस आर्ट का जो नाम दिया गया उसका नाम क्या है? मैजिक रियलिज्म है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि जो बातें मैंने समझाई है क्या सबको इतनी समझ में आई है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करूँ। यस सर। एनी अदर यस रिस्पॉन्स? सर। ठीक, ओके। अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन। सर मुझे थोड़ा सा समझना है। नाम अपर्णा, मुझे लगता है नाम। सर प्रज्ञा। प्रज्ञा। प्रज्ञा, क्या चीज आपको नहीं समझ में? आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिए, तब मैं आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन। सर इज़म जो अभी आपने बताया वो समझ में आ गया कि मतलब जिसमें इज़म ऐड हो जाता है तो उसका क्या मीन होता है। उसके बाद सर मैजिक रियलिज्म नहीं समझ में आया। मैजिक का मतलब है जादू, जादुई यस दुनिया, सर। कल्पना लोक की दुनिया, यानी जो ऐसी दुनिया जो हकीकत में नहीं है, लेकिन उस दुनिया की घटना को अगर आप इस तरह से प्रेजेंट करें कि वह वास्तविकतावाद की दुनिया से जुड़ जाए। वास्तविकतावाद की दुनिया कौन सी है? रियलिज्म की दुनिया। कंफर्म हो रहा है? इसका मतलब है कि मैजिक रियलिज्म यह एक ऐसा फ्रेज है जिसमें कल्पना लोक और वास्तविकता लोक दोनों को जोड़ करके दिखाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मैजिक रियलिज्म। ओके सर, थैंक यू। ओके। तो अब उसके बाद मैंने जो पहला पॉइंट लिखा है वह क्या लिखा है कि टू डिस्क्राइब अ स्टाइल। मैजिक रियलिज्म क्या है? एक स्टाइल है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। मैजिक रियलिज्म ना तो कोई घटना है, मैजिक रियलिज्म ना किसी कैरेक्टर का नाम है, बल्कि मैजिक रियलिज्म क्या है? यह एक स्टाइल है। यह एक स्टाइल है। और यह स्टाइल किसमें यूज की गई है? मॉडर्न फिक्शन में यूज की गई है, ना कि विक्टोरियन फिक्शन में, ना कि 18th सेंचुरी के फिक्शन में। यह किसमें यूज की गई है? मॉडर्न फिक्शन में यूज की गई है। 2 पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब इस
आप कह सकते हैं आर्ट का, या जब इस नरेशन का या कहानी बताने का जो ये तरीका है मैजिक रियलिज्म, जब इसमें यूज किया गया तो इसमें क्या किया गया, नया क्या लाया गया। इसमें ये किया जाता है कि द रिकॉग्निजेबली, रिकॉग्निजेबल का मतलब पहचानना, हम पहचानने की कोशिश करते हैं, इस कला के माध्यम से हम पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या चीजें पहचानने की कोशिश करते हैं, रियलिस्टिक मिंगल्स, जो रियल घटना है वो कैसे मिला दी जाती है। रियलिस्टिक मिंगल, रियलिस्टिक का मतलब वास्तविक घटना, यानी इसका मतलब हकीकत की जो दुनिया है, हकीकत की दुनिया की जो घटना है उसको कैसे मिला दिया जाता है, किसके साथ मिला दिया जाता है। द अनएक्सपेक्टेड, एक ऐसी घटना से जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। एंड द इनएक्सप्लिकेबल, और जिससे बचा नहीं जा सकता। अनएक्सपेक्टेड एंड द इनएक्सप्लिकेबल, जो घटना अनएक्सपेक्टेड हो और जिसको एक्सप्ली बहुत क्लियरली आप उसको स्पष्ट रूप से किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो वह घटना कौन सी होगी, वह परिलोक की घटना होगी, वह कल्पना लोक की घटना होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैजिक रियलिज्म यह एक तरीका है किसी घटना को नावेल में प्रस्तुत करने का। जब इस घटना को प्रस्तुत किया जाता है, जब इस घटना को दिखाया जाता है, तब हम क्या करते हैं, हम यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक घटना के साथ कल्पना लोक की घटना कैसे मिला करके दिखाई गई है। एक ऐसी घटना जो अनएक्सपेक्टेड है, जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं, कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यू कम टू नो, खासकर इसका यूज साइंस फिक्शन में और जगहों पे किया जाता है। अगर जो है आपको पूरा का पूरा, इफ यू गो, खास करके अपने यहाँ जो रामचरितमानस है, जो टेक्स्ट है, उसमें मैजिक रियलिज्म बहुत अच्छे ढंग से यूज किया गया। जैसे यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि लॉर्ड रामा, कृष्णा, सॉरी, सीता जी एंड लक्ष्मण जी, दे आर द नोबल कैरेक्टर्स। ठीक है, वे नोबल कैरेक्टर्स है। रावण का आना, सीता जी को किडनैप करना, और फिर जो है क्या किया करना कि उनको जो है किस पे ले जाकर के, जो वो था विमान जो था उसका नाम पुष्पक विमान, आई एम आई राइट, आई थिंक कि पुष्पक विमान पर सीता जी को किडनैप करके लंका ले जाना। जब लंका ले जाते तो जो एक पुष्पक विमान है, कभी कभार ये माइंड में आएगा कि उस जमाने में ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो पुष्पक विमान पर लेके जाना, जटायु का संघर्ष करना और तमाम जो चीजें हैं, ये जो किरदार नजर आने लगता है, ये हम कहाँ पे चले जाते हैं, मैजिक रियलिज्म में चले जाते हैं। या जैसे कभी कभार हम ये देखते हैं कि राम जी ने एक बाण छोड़ा, उसमें से कई बाण निकल आए। ठीक है, आज मिसाइलें हैं, उसका एक, तो ये साइंटिफिक, आज की दुनिया तो साइंटिफिक है, समझ में आता है। लेकिन जब आप वहां पे जाते हैं तो समटाइम्स इट इज सेड दैट अनएक्सपेक्टेड है, इनएक्सप्लिकेबल है। उस अनएक्सपेक्टेड और इनएक्सप्लिकेबल चीज को कैसे रियलिस्टिक चीजों से जोड़ करके दिखाया जाता है, और उसको हम वी क्लैप या तमाम चीजें, ऐसा होता है, वी स्टार्ट, ऑल दीज थिंग्स। एक मैंने कई बार अपने लेक्चर में, खास करके जेंडर स्टडीज में, मैंने एक मूवी का अक्सर एग्जांपल दिया, खास क्रिश 3 का। इन क्रिश 3 you see in that movie there is a scene that is a very romantic or beautiful scene. There is a beautiful heroine, lovely and attractive heroine, Priyanka Chopra. You will come to know कि Priyanka Chopra is flying with the help of balloon in the open sky. वो बैलून के सहारे ओपन स्काई में उड़ उड़ रही है। द बैलून सडनली बस्ट, प्रियंका इज अबाउट टू फॉल, वो गिरने के कगार पर है। एंड ऋतिक रोशन जस्ट रन्स या जंप्स इन इनटू द एयर, और वो उछल करके जाते हैं, आसमान में उड़ने लगते हैं। प्रियंका चोपड़ा को जमीन पर गिरने से पहले ही टेक्स प्रियंका चोपड़ा इन हिज लेफ्ट हैंड एंड डिसेंडिंग डाउन, beholding her intoxicated eyes। तो ये सब चीजें जब दिखने को लगता है, तो जब तक प्रियंका चोपड़ा बैलून के सहारे उड़ रही है, यह एक वास्तविक घटना है। और ऋतिक रोशन धरती पर है, उनको देख रहे हैं, यह एक वास्तविक घटना है। गुब्बारा फटना वास्तविक घटना है। प्रियंका का चीखना चिल्लाना कि अब वो गिर जाएगी, यह एक वास्तविक घटना है। लेकिन जैसे ऋतिक रोशन
हवा में छलांग लगाते हैं, प्रियंका चोपड़ा को बचा लेते हैं, लेफ्ट हैंड में उनको लेकर के आते हैं आराम से, ऐसा लगता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर है। तो यहाँ पे लगता है कि हम एक दूसरी दुनिया में हमें लेके जाने की कोशिश की जा रही है। और उस मैंने देखा था कि व्हेन आई वाज इन थिएटर, उस सीन पर सबसे ज्यादा ताली बजी थी, विसल, ब्लोइंग अप द विसल, क्लैपिंग, एंड द पीपल बिकेम मैड, समवन लेफ्ट द सीट। तो मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शमीम तो ये काम नहीं कर सकते, अगर शमीम की वाइफ गुब्बारा लेकर आसमान में वो करे, अगर गिर पड़े या वो, तो हम तो आई कांट डू, हम तो खुद उसको बचाने के चक्कर में मिस आदमी कोई भी मर जाएगा। आई कांट डू दैट थिंग। तो अगर ऋतिक रोशन ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे जो आर्ट आया है वो मैजिक रियलिज्म है, वो चीज वहां पे जोड़ा गया है, मैजिक रियलिज्म दिखाने की कोशिश की गई। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। या ऐसे ही धारावाहिक जो आ रहा था एक, यू कैन जस्ट से, उसमें जो बच्चों का आता था उसका, शक्तिमान, शक्तिमान समटाइम मान सर। शक्तिमान दिस दैट। या शक्तिमान को अगर आप देखेंगे तो शक्तिमान कभी यहाँ पे कभी वहां पे, कभी गायब कभी वो, तो बच्चों ने जब उनको कॉपी करना शुरू किया तो दो चार बेचारे कूद गए, दे लॉस्ट देयर लाइव्स, और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि जो मैजिक रियलिज्म है, ऐसा नहीं कि वो केवल नॉवेल में आया, नॉवेल के साथ साथ वो मूवीज में भी देखने को मिला। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि द रिकॉग्निजेबली realistic mingles with the unexpected and the inexplicable, that thing, and in which elements of dream। देखिए ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या चीज होता है, एलिमेंट्स ऑफ ड्रीम, जो हमारे ख्वाब हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस लेवल है, जो ड्रीम हमारे हैं, जो फेरी स्टोरीज है, परियों की दुनिया की जो कहानी है, आर माइथोलॉजी अथवा जो पौराणिक कहानियां हैं, जैसा भी हमने लार्ड रामा का एग्जाम्पल, या महाभारत में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, हातिम ताई का एग्जाम्पल है, या अगर आप देखेंगे अलाउद्दीन का चिराग है, उसमें जो है नाउ द जिन इज इन द बॉटल, इनसाइड द बॉटल, and Alauddin says just he gives order and the jinn says क्या हुक्म है मेरे आका। तो इफ सच अ टाइप ऑफ जिन वी हैव, तो हम सारे लोग कहते हैं कि हुक्म यही है कि सबको जो है LT ग्रेड पास करा दो, सबको प्रोफेसर बना दो, तो सब बन जाएंगे खटाखट जो है। नॉट दीज थिंग्स आर पॉसिबल। सो व्हेन यू फाइंड दीज थिंग की एलिमेंट्स ऑफ ड्रीम है, फेरी स्टोरी है, माइथोलॉजी है, जब इन सब चीजों को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, किसके साथ जोड़ा जाता है, विद द एवरीडे, प्रतिदिन की जो घटना है, ऑफन इन मोजाइक और कैलियोडोस्कोपिक पैटर्न ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रतिदिन की जो घटना है उसको एक मोजाइक टच दिया जाता है। मोजाइक टच का मतलब यहाँ पे एक मैजिक का जो दुनिया है उस टच को दिया जाता है। और कैलियोडोस्कोपिक पैटर्न, कैलियोडोस्कोपिक पैटर्न सच अ टाइप ऑफ पैटर्न इन विच यू फाइंड द कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना लोक की दुनिया के साथ जोड़ा जाता है। रिफ्रैक्शन एंड रिकरेंस, और तमाम चीजें उसको ट्विस्ट की जाती है, रिफ्रैक्शन ट्विस्ट की जाती है, एवरीडे की घटना को तोड़ मरोड़ करके सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन, उसमें जो है कल्पनाशीलता, कल्पना लोक के कलर से उसको सजाया जाता है, संवारा जाता है, और उसको ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि कल्पना लोक की भी घटना एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तब हम उस पैटर्न को क्या कहते हैं, दैट आर्ट इज नोन एज मैजिक रियलिज्म। मेरे ख्याल से जो सेकेंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। Yes, sir. एनी अदर रिस्पॉन्स? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, Now Yes, you sir. find the third point. Third point क्या कह रहा है उसी से रिलेटेड, इट हैज बीन मोस्ट कॉमनली अप्लाइड, इसको ज्यादातर अप्लाई किया गया, कहाँ पे अप्लाई किया गया, टू वर्क्स, किनके वर्क्स में अप्लाई किया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है, लैटिन अमेरिकन आथर, इसकी जो शुरुआत होती है, इसका जो यूज करने वाले ज्यादातर आथर्स हैं वो कहाँ के हैं,
Latin American authors. They come या they belong to Latin American authors हैं, और वे जो लैटिन अमेरिकन आथर्स हैं उनके कुछ के नाम हैं जो आपको लिखना जरूरी है कि वो कौन कौन से लोग हैं। तो एक उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है आपको ये ध्यान में रखना है, ग्रासिया मार्क्वेस। मैं पहला नाम है ग्रासिया मार्केस, GRACIA। ये दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट दे नो इट वेरी वेल कि ये कई बार आ चुका है। ग्रासिया मार्केस, MARQUEZ, ग्रासिया मार्केस। ये चीजें सही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रासिया मार्केस। नाउ द सेकेंड जो पॉइंट रहा है, एंड व्हाट वाज दैट पॉइंट, ग्रासिया मार्केस के अलावा यू फाइंड एलिजो कारपेंटियर, ALEJO, एलिजो कारपेंटियर, CARPENTIER। तीसरा राइटर है ईसाबेल एलेंडे, ईसाबेल एलेंडे, ईसाबेल एलेंडी, ALLEND, चौथा जो पॉइंट है गुंटर ग्रास, ये बड़ा नाम है, गुंटर ग्रास जर्मनी के, गुंटर ग्रास, GRASS। पांचवा नाम इंडिया से है सलमान रश्दी, सलमान रुश्दी, नाउ लिविंग इन इंग्लैंड, RUSHDI, सलमान रुश्दी। एंजिला कार्टर, एंजिला कार्टर। एक इंडिया से और है मिलन कुंद्रा, मिलन कुंद्रा, KUNDREA, कुंद्रा, KUNDREA, मिलन कुंद्रा। सो यू विल कम टू नो कि आई एम टॉकिंग अबाउट दीज आथर्स। एक बार मैं फिर से आथर का लिस्ट आपको वो करना चाहूंगा। गार्सिया मार्केज बहुत बड़ा नाम है, इनका एक नॉवेल है 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड, गार्सिया मार्केज का जो है। इसके अलावा एलिजो कारपेंटियर, Isabel Allende. If I go with Garcia Marquez, you will come to know this particular name, Garcia Marquez, Elijo Carpenter, Isabel Allende, गुंटर ग्रास कई बार पूछा जा चुका है, जर्मनी के हैं। सलमान रुश्दी इंडिया के हैं, ये तो रटा होना चाहिए। एंजिला कार्टर, एंड यू फाइंड मिलन कुंद्रा, मिलन कुंद्रा। इसके अलावा एक और है इटालो काल्विनो, आठवां, इटालो काल्विनो। नाउ एक और है, नाइन्थ है ईमा टीनेंट, ईमा टीनेंट। So you find these writers, you find these writers। इसमें से बस आपको ध्यान में रखना है सलमान रुश्दी, गुंटा ग्रास, मिलन कुंद्रा, ये दो तीन नाम आपको याद रहने चाहिए, ये दो तीन नाम ध्यान में रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। एक चीज पूछना है। हाँ,
हेलो सर, ये जो जी मैजिक रियलिज्म है, ये सिर्फ नॉवेल में होता है या पोएट्री में भी ये टर्म यूज होता है? नहीं, पोइट्री में नहीं, ये नरेशन का हिस्सा है। मैजिक रियलिज्म फिक्शन का हिस्सा है, ये फिक्शन में इस आर्ट को यूज किया गया है, ओके सर। फिक्शन में दैट हैज बीन यूज। एनी अदर क्वेरी, या मैं आगे चलूं? सर आगे चलिए। Yes, sir, go ahead. ओके सर इनकी कुछ ओके। क्रिएशन सर नहीं? हाँ, इनकी देखिए, इनकी जो क्रिएशंस है, अगर आप देखेंगे कि बड़े पॉपुलर, जैसे मैंने बताया 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड जो है रहा है, गार्सिया मार्क्वेस का रहा है, और सलमान रुश्दी का सैटेनिक वर्सेस है, सैटेनिक वर्सेस के अलावा मिडनाइट चिल्ड्रन है, ये सब बड़े पॉपुलर नेम रहे हैं। तो एक लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट में ऐसा कोई नहीं रहा कि स्पेसिफिक यही चीजें रही है। ये जितने भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं नावलिस्ट का, अगर इनमें से किसी का भी नाम अगर आप डालेंगे कि सलमान रुश्दी का वर्क कौन कौन सा है, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ ये चीजें रही है। तो इफ यू गो विद दीज राइटर्स, जैसे अगर जो मैं पीडीएफ फाइल भेजूंगा तो उसमें आपको इससे रिलेटेड नॉवेल का या उनका जिक्र रहेगा। अगर आपको और एक्स्ट्रा स्टडी करना है तो जस्ट ओनली पुट दीज नेम्स, आप जो है ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो उनका पूरा डिटेल आ जाएगा कि इनके इनके ये वर्क रहे। एक बड़ी लंबी लिस्ट है, तो एक दो को मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह की चीजें देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखते हैं तो जो मैं और लेना चाहूंगा दैट इज व्हाट, एक और है दैट इज मेटा फिक्शन। एक और शब्द है दैट इज मेटा फिक्शन। METAFICTION। नाउ द नेक्स्ट जो पॉइंट है या जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, मेटा फिक्शन है। When you talk about metafiction, what the points you have to remember, या क्या क्या चीजें रही हैं? सबसे पहला पॉइंट कि जो मेटा फिक्शन है, मेटा का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड। फिक्शन का मतलब कि फिक्शनल वर्ल्ड से, इमेजिनेटिव वर्ल्ड से। यह एक ऐसा नॉवेल है जिसमें इमेजिनेटिव वर्ल्ड से परे सारी चीजें बात की जाती है। मतलब इसमें जो है कल्पना लोक की चीजों का आपका आप कह सकते हैं कि उसके लिए जगह नहीं है। यह एक ऐसा फिक्शन होता है दैट ओपनली ड्रॉज अटेंशन टू इट्स ओन फिक्शनल स्टेटस। इसका अपना खुद का फिक्शनल स्टेटस होगा। खुद का फिक्शनल स्टेटस का मतलब ये होता है कि उसकी एक अपनी खुद की एक अलग दुनिया उसमें क्रिएट की जाती है। अब जैसे आपको ये मैं बताऊं कि अगर आप क्या, इफ यू हैव सीन द नॉवेल जुरासिक पार्क, अगर आपने देखा तो जो जुरासिक पार्क है वह एक ऐसा नॉवेल है कि जिसका अपना एक अलग दुनिया है, अलग दुनिया वहां पे दिखाने की कोशिश की गई जिसको आज तक आपने देखा नहीं, महसूस केवल कर सकते हैं। या अगर मैं एक और आपको बात करूं कि एक ऐसा नॉवेल, एक ऐसा मूवी आया था जिसमें अगर आप देखते हैं कि कुछ दूसरी ग्रह से आदमी आते हैं और वे जो है क्या करते हैं कि कुछ ऐसा वायरस मानव के शरीर में फैल जाता है कि सारे मानव पागल हो जाते हैं। वे एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइट करते हैं, दांत से काटते हैं, और सब के सब मैड हो जाते हैं। धरती पे कोई बचा नहीं। तमाम इस तरह की मूवीज अपने इंडिया में तो नहीं बनाई जाती है, लेकिन दूसरी जगहों पे बनाई जाती है। तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कि यू कांट से कि क्या चीजें वहां पे उसे उसका क्या है। तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मेटा फिक्शन है, अ टाइप ऑफ फिक्शन दैट ओपनली ड्रॉस अटेंशन टू इट्स ओन फिक्शनल स्टेटस। अ टाइप ऑफ फिक्शन
सर। हेलो। जी आवाज जा रही है मेरी? हेलो यस सर। हेलो। सर वीडियो स्टॉप। सर नहीं अभी नहीं, आ रही है। हाँ, अ टाइप ऑफ फिक्शन a type of fiction that openly draws attention, that openly draws attention, TION, that openly draws attention to its own fictional status, to its own fictional, FICTIONAL, fictional status. This is a very important point. Second, meta means beyond, BEYOND, and fiction means imagination, IMAGINATION. Beyond imagination. Now second important point कि what you have to remember, एक नॉवेल है जो लॉरेंस ईस्टन का ही है, ट्रिस्टम शैंडी। एग्जाम्पल, ग्रेसिया लॉरेंस, LAURENC, लॉरेंस ईस्टन, STERLEN, लॉरेंस ईस्टन, ट्रिस्टम शैंडी, TRISTRAM, ट्रिस्टम शैंडी, SHANDY। एक और राइटर है जॉन फाउल्स, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन। दूसरा जॉन फाउल, JOHN, जॉन फाउल, FOWLES, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन, LIEUTENANT, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन, WOMAN। John Fowles, the French lieutenant woman. So you find these two things. Now I would like to explain शुरू से जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है वो क्या है, मेटा फिक्शन है। मेटा फिक्शन आपको क्या बता रहा है कि अ टाइप ऑफ फिक्शन, या एक तरह का फिक्शन होता है दैट ओपनली ड्रॉज अटेंशन। कहाँ पे अटेंशन ड्रा करता है? टू इट्स ओन फिक्शनल स्टेटस। इसका अपना फिक्शनल स्टेटस एक अलग होगा, एक अलग दुनिया, एक अलग ढंग का होगा। दैट ओपनली ड्राज, आप कह सकते हैं वर्ड, दैट ओपनली ड्राज अटेंशन टू इट्स ओन फिक्शनल स्टेटस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसा मैंने आपको बताया कि उसका सेटिंग, उसका सारी चीज जो होगा, ऐसा कहीं से नहीं लगेगा कि यह आपकी दुनिया का है। वह एक अलग जो है दुनिया का हिस्सा होगा, उसका एक अलग फिक्शनल स्टेटस होगा। मेटा जो शब्द है उसका क्या मतलब होता है? मेटा मीन्स बियॉन्ड, एंड जो फिक्शन है, फिक्शन मीन्स क्या होता है? इमेजिनेशन। तो एक मेटा फिक्शन वह फिक्शन है जो कल्पना लोक के परे जाकर के बात करती है, जिसमें बहुत ज्यादा
कल्पनाशीलता को कोई जगह नहीं होती, उसके परे जाके एक दूसरी हकीकत वाली दुनिया से रूबरू कराती है। लेकिन वह जो हकीकत की दुनिया होगी वह आपकी हकीकत की दुनिया से भी अलग होगी। जैसे मैंने बताया ना कि जुरासिक पार्क जो मूवी बनी है, आप ये समझिए कि उसमें कल्पना नहीं है, ये हकीकत है कि कभी ऐसी दुनिया रही होगी। लेकिन आज की जो आपकी दुनिया है वैसी दुनिया में जुरासिक पार्क का, डायनासोर का ऐसा कोई जगह आज की दुनिया में नहीं है। ये चीजें, ये रहा होगा कि कभी पृथ्वी आग का गोला रहा होगा, लेकिन आज पृथ्वी जो है ठंडी है, जहाँ ऑक्सीजन है, वाटर है। यह एक नई तरह की दुनिया क्रिएट की गई है। अगर ये कहा जाता है कि वी ऑल बिलीव एडम एंड ईव दे वर लिविंग इन हेवन, तो वह एक अलग दुनिया रही होगी। लेकिन आज यही है कि एडम और ईव की संतानी इस धरती पर है। तो अगर ये चीजें दिखाई जाती है, बातें की जाती है, तो इसका मतलब कि जो हमारी दुनिया है, इस दुनिया से अलग एक हकीकत वाली और भी दुनिया रही होगी या है। अब उसको लेकर के जो बात बताई जाती है, लेकिन वो जो है क्या होता है, वह इमेजिनेटिव नहीं होता, वह सत्य होता है। पहले वो ऐसी एग्जिस्ट करती थी, साइंटिफिकली वो प्रूव्ड है, बट वो चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो चीजें नहीं है। इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, इस तरह से ले रहे हैं। उसमें से एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लॉरेंस ईस्टर्न जो 18 सेंचुरी के नॉवलिस्ट है, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल के हिस्सा है। उनका एक नॉवेल है जिसका नाम क्या है, ट्रिस्टम शैंडी। जॉन फाउल्स का एक नॉवेल है, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन। ये दो नॉवेल बहुत फेमस है, जो किसका एग्जाम्पल है, मेटा फिक्शन का एग्जाम्पल है। So in this way you come to know about कि what do you mean by मेटाफिक्शन, या मेटाफिक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, हम उसको कैसे समझ सकते हैं, क्या क्या चीजें रही। नाउ इसके बाद जो है हम दो और टर्म को लेंगे जो कई बार पूछा जा चुका है, जरूरी भी है उसको एक्सप्लेन करना। उनमें से एक टर्म है जिसका नाम है साइबर पंक। साइबर पंक मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं ताकि हम उसको समझा सके। साइबर पंक, PYBERPUNK, PUNK, साइबर पंक। When you go with this word cyber punk, then remember that कि यह एक ऐसा टर्म है जो 1980s में क्वाइन किया गया, और स्पेशली टू डिस्क्राइब द वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन से जुड़ा हुआ शब्द है, और जिसमें विलियम गिब्सन है, ब्रूस स्टर्लिंग है, इन सब लोगों का जो है इसको इस सब के लोगों के वर्क को यहाँ पे डिफाइन किया गया, या उसको जो है दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसमें होता है कि होता क्या है रियली में साइबर पंक का, या इसका मतलब क्या होता है। हुआ क्या है कि आपको इसको समझने के लिए ये जरूरी कि ये शब्द आया कहाँ से है। जो टर्म है साइबर पंक, सबसे पहला पॉइंट कि इट केम इट केम फ्रॉम साइबरनेटिक। CYBERNETIC। यह जो शब्द है साइबर पंक, यह साइबरनेटिक शब्द से आया है। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज समझना, साइबरनेटिक शब्द से साइबर पंक की उत्पत्ति होती है। अब सवाल ये उठता है कि साइबरनेटिक से क्या मतलब है, या साइबरनेटिक में क्या होता है। यू विल कम टू नो कि जो साइबर पंक है, जो साइबरनेटिक है, यह जो है अल्टीमेटली इंडिकेट करता है, क्या चीज इंडिकेट करता है, कि सिग्निफाइंग द ह्यूमन मशीन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू बॉडी मॉडिफिकेशन, कंप्यूटर कनेक्शन एंड वर्चुअल रियलिटी सिस्टम। इट मीन्स दैट कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है पूरा साइबरनेटिक है। हमने पूरा एक नेट तैयार किया हुआ, और ये नेट किसका है, ये नेट पूरा आप कह सकते हैं
यू कैन से कि तमाम तरह की वेव्स है, तमाम तरह की वेव्स है उसका है। कंप्यूटर का पूरा नेटवर्किंग सिस्टम है, पूरा का पूरा 3G 4G का पूरा नेटवर्किंग सिस्टम है। तो इस कंडीशन में जो ह्यूमन बॉडी है वह कैसे इसके साथ कोलाबोरेट करती है, कैसे इसके साथ एग्जिस्ट करती है, या इस तरह की जब दुनिया होती है तो उसमें क्या क्या खासियत होती है, तो इट केम फ्रॉम साइबरनेटिक। और दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइबरनेटिक, साइबरनेटिक क्या इंडिकेट कर रहा है। दिस साइबरनेटिक, इट इंडिकेट्स व्हाट, इट इंडिकेट्स वन important thing, that is कि signifying, signifying, signifying human machine, human machine, signifying human machine flow of information, कामा करके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू बॉडी मॉडिफिकेशन, थ्रू बॉडी और मॉडिफिकेशन, थ्रू बॉडी मॉडिफिकेशन, कंप्यूटर कनेक्शंस एंड वर्चुअल रियलिटी सिस्टम, कंप्यूटर कनेक्शंस कंप्यूटर कनेक्शंस एंड वर्चुअल रियलिटी सिस्टम, एंड वर्चुअल रियलिटी सिस्टम, वर्चुअल रियलिटी सिस्टम। सो यू विल कम टू नो कि बहुत अच्छे ढंग से आपको ये चीज अब क्लियर हो रहा होगा कि आखिर जो साइबर पंक जो ये शब्द है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। और अब उसके बाद साइबर तो समझ में आ गया कि एक साइबर नेटवर्किंग सिस्टम है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट पंक, तो जो पंक है यह इंडिकेट करता है रिबिलियस यूथ को, रिबिलियस यूथ के खासकर कल्चर को, जहाँ पे म्यूजिक या सीन के माध्यम से ये सब चीजें किया जाता था। तो यू फाइंड दैट कि थर्ड पॉइंट जो इंडिकेट है कि पंक रिफर्स टू रिबिलियस यूथ, REBELLIOUS, रिबिलियस यूथ, YOUTH, रिबिलियस यूथ कल्चर, रिबिलियस यूथ कल्चर, रिबिलियस यूथ कल्चर को रिफर करता है। रिबिलियस यूथ कल्चर, रिबिलियस यूथ कल्चर डिराइव्ड फ्रॉम, derived from the punk rock music scene, the punk rock music scene। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ नॉवेल्स है, एग्जांपल ग्रेसिया। कौन कौन सा है, एक तो इसके बड़े नाम है विलियम गिब्सन, एंड ब्रूस स्टर्लिंग, ब्रूस स्टर्लिंग, विलियम गिब्सन एंड ब्रूस स्टर्लिंग। एंड यू विल कम टू नो कि
ये रहे हैं। और इनका जो जैसे विलियम गिब्सन का जो नावल है न्यूरोमैंसर करके एक है, कुछ मैं नावल का नाम लिख दे रहा, ये दो बड़े नाम है जो हमें ध्यान में रखना है, विलियम गिब्सन, ब्रूस स्टर्लिंग। और कुछ नावल का नाम मैं लिख दे रहा हूँ। एक नावल है न्यूरोमैंसर, इससे रिलेटेड जो नावल है न्यूरोमैंसर, NEU न्यूरोमैंसर, MANCER, 1984 में ये नावल आती न्यूरोमैंसर। एक नावल है टाइगर टाइगर, 1956 में टाइगर टाइगर, 1956 में। सो ऑल दिस थिंग, एक चीप ट्रूथ करके है, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। सो बहुत ज्यादा नहीं बस, लेकिन आपको इतना ये है कि हमें टर्म को एक्सप्लेन करना है, उससे रिलेटेड एक आध एग्जांपल्स मैंने आपको दिया। मैं फिर से एक एक पॉइंट को बता रहा हूँ कि जो हमारा टर्म है नेक्स्ट क्या है, वो साइबर पंक है। और साइबर पंक को समझने के लिए जरूरी है कहाँ से आया है, साइबर नेटिक, साइबर का पूरा नेट, साइबर का पूरा जाल। जब आप एक वर्ड यूज करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि आज के समय में इन 21st सेंचुरी वर्ल्ड में, जो दैट इज द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब वॉर की बात होती है तब भी क्या चीज कहा जाता है, साइबर वार कहा जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय साइबर? और फिर जो ये साइबर है इसका पूरा नेट या साइबर नेटिक, कि पूरा का पूरा साइबर वॉर होगा या साइबर नेटिक होगा। यह जो शब्द है, यह जो फ्रेज है, यह इंडिकेट करता है कि इंसान ने अपने चारों तरफ एक ऐसा जाल फैला रखा है। और वो जो जाल जाल है, वह जाल किसका है, साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है, तमाम तरह के वेब्स का है, 3G का, 4G का, कंप्यूटर का, मशीन्स का। तो जो कंप्यूटर्स है, मशीन्स है, जो हमारे अपने मोबाइल टावर है, उन सबके जो जाल है, उन उसके जाल में इंसान बिल्कुल फंस चुका है। अब उसकी जिंदगी जो है इसके बगैर चल नहीं सकती है। वो उसकी जिंदगी में इतना घुल मिल गया है, उसकी जिंदगी का इतना ऐसा हिस्सा बन गया है कि वो चल ही नहीं सकता बगैर इसके। यू कैन जस्ट इंडिकेट, जस्ट अंडरस्टैंड कि अभी साल भर पहले जब लास्ट ईयर में 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा या ऐसा कोई ऐप मिलेगा जहां पे हम लोग लाइव क्लास मोबाइल के थ्रू लेंगे। समवन इज सिटिंग कहीं, समवन इज सिटिंग कहीं। जैसे क्लास में श्वेता जुड़ी हुई है, श्वेता पुरानी हमारी बहुत स्टूडेंट रही है। पहले मैं मोबाइल से उसके पहले पढ़ाता था, लेकिन लाइव नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल लेकर के मैंने श्वेता को पढ़ाया था। तो मुझे याद है कि वो जो है लॉकडाउन से पहले पूरा क्लास चला था। बट उस क्लास में वी डिडेंट एक्सपेक्ट कि हम लोग लाइव होकर के फेस टू फेस मतलब ऐसा पढ़ा पाए थे। लेकिन साल भर के बाद टेक्नोलॉजी में, या आप कह सकते हैं कि जब से इधर लॉकडाउन हुआ, सब न्यू एप्स वी फाइंड जिसपे हम लोग टीचमिंट का यूज कर रहे हैं। एक फ्री ऐप है वाइज, जूम का आना, उसके बाद आपका गूगल का जो एक ऐप था मीटिंग ऐप, उसका यूज करना। तो दीज थिंग जस्ट चेंज द इंटायर सिस्टम। पहले हम लोग टेलीफोनिक बातें होती थी, जो लैंडलाइन होता था। लैंडलाइन के बाद आपने देखा होगा कि 2G का आया, फिर उसके पहले उषा फोन आया हुआ था। नाउ अब जो स्मार्टफोन है, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि 4G की जो रफ्तार है हमें और आपको ऐसा कनेक्ट की है कि एक समय में 20-25 लोग जो अपने घरों में हैं, कहीं पर आराम से बैठे हुए, एक्सेप्ट दे आर गेटिंग लेक्चर, ऑल दिस थिंग दे ऑल आर गेटिंग, दे आर सीइंग ईच एंड एवरीथिंग। तो कभी ये नहीं सोचा गया था कि मोबाइल का इस तरह का यूज, टेक्नोलॉजी का इस तरह का यूज एडुकेशन में होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो एडुकेशन का ये नया रूप हमें देखने को मिल रहा है, यह नया रूप किसकी वजह से है? साइबर नेटिक की वजह से। हमने अपने चारों तरफ साइबर तंत्र का एक ऐसा जाल फैला रखा है जिसमें मशीन है, जिसमें मोबाइल टावर है,
जिसमें आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर है और तमाम केबल्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर है, तमाम तरह का चीजें जो है सिस्टम है, इतना बैंड का ये आपको वो मिलेगा, इसकी रफ्तार इतनी है, ऑल दिस थिंग। तो इस तरह की जो तंत्र है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका आदमी के जीवन में क्या असर हो रहा है, वो आदमी के जीवन को कितना प्रभावित कर रहा है, आदमी उस पर कितना डिपेंड करता है, इस पार्टिकुलर चीज को लेकर के जो है क्या हुआ कि नावलिस्ट की एक पूरी आप कह सकते हैं कि ग्रुप या लॉबी होती है और वे उस पर लेकर के उस थीम को लेकर के जो है वे बात करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। तो इस तरह की थीम या इस तरह के तंत्र पर जो नावल लिखा गया वह किसका हिस्सा बना? साइबर पंक का हिस्सा बना जो है। अब इसमें होता क्या है, सिग्निफाइंग, इसमें दिखाया जाता है, महत्व दिखाया जाता है, किसका महत्व दिखाया जाता है? सिग्निफाइंग होता है ह्यूमन मशीन, मानव द्वारा निर्मित मशीन, और उस मशीन से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि उस मशीन से जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है, कि आज के समय में सूचना कितनी तेजी के साथ एक सेकंड में, एक सेकंड में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो हम लोगों ने क्रिएट की है, तमाम फेक न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर, तमाम जगहों पर जो हम लोगों ने देख रहे हैं, एक सेकंड में कितनी तेजी के साथ वो सब का सब होता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अपना ग्रुप बना रखा है, अगर इफ आई गेट लेट 10 मिनट्स, आई जस्ट पुट इंफॉर्मेशन की आई विल टेक क्लास एट 7:30, देन 7:40, देन 7:50, जैसे जैसे डिले। तो अब ऐसा क्या होता है, केवल बस डाले उसने इंफॉर्मेशन दिए और देन यू बिकम रेडी कि हाँ इसमें, तो बैठे बैठे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिला। किससे मिल रहा है? वो पूरा नेट है, जो हमारा जाल है, उससे हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो सिग्निफाइंग जो ह्यूमन मशीन है उसका रोल, उस मशीन से जो इंफॉर्मेशन चारों तरफ हम फैला रहे हैं उसका रोल, और उसकी वजह से जो बॉडी मॉडिफिकेशन, हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है थ्रू बॉडी मॉडिफिकेशन, हमारे तरफ जो चारों तरफ कंप्यूटर का कनेक्शन है, और जो वर्चुअल आप कह सकते हैं कि रियलिटी है, ये एक बड़ा टर्म आया हुआ है, वर्चुअल रियलिटी। कभी सोचा भी नहीं गया था कि, मतलब रियलिटी तो समझ में आता था, लेकिन ये वर्चुअल रियलिटी कैसे? वर्चुअल रियलिटी सच अ टाइप ऑफ रियलिटी बेस्ड ऑन द यूजिंग ऑफ मशीन, जो मशीन के यूज पर आधारित जो रियलिटी है, कि देयर इज नो क्लासरूम बट देयर इज अ क्लासरूम, देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम बट वी ऑल आर इन क्लासरूम, दैट इज ऑनलाइन class, e-content, virtual reality, कि you are at your home, Mr. Shamim is sitting at his own home but delivering lecture, you are getting my voice, you are getting my face, whatever I have been writing, just that's before you, you are in position to understand, to go all the points। ये क्या है? वर्चुअल रियलिटी है कि शमीम हमारे सामने उपस्थित नहीं है, फिर भी शमीम उपस्थित है। टीचर क्लासरूम में नहीं है, लेकिन टीचर वर्चुअल क्लासरूम में। नो फिजिकल क्लासरूम बट देयर इज अ वर्चुअल क्लासरूम। इसको लेकर के मैंने पहले लेक्चर में बात किया था कि जमाना बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। आप लोगों के समय जब आप लोग हो सकता है ज्वाइन करें, तब तक 5G आ जाए, मतलब ज्वाइन मतलब नौकरी में जब तक आप लोग आएंगे 5G आ जाएगा, और 5G का जो भारत होगा उसमें आप समझ सकते हैं कि कितनी रफ्तार के साथ चेंजेस होगा जो है सारी चीजें। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, या ये किस तरह का नावल है, किस तरह का एक ऐसा नावल जिसमें मशीन से जुड़ी हुई बातें, मशीन का असर इंसानी दुनिया में, वर्चुअल रियलिटी का कंट्रीब्यूशन, स्मार्टफोन का, कंप्यूटर का पूरा जो तंत्र है, वो हमारी शरीर को, हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। अगर वो सब एक पूरा सिस्टम अगर कोलैप्स कर गया तब दुनिया कैसे होगी, उसका भी एक स्पीकुलेशन भी बताया जाता है, उसको लेकर के ये बात की गई है। तो क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? यस सर। नाउश जी, कोई कुछ पूछ रहा था, रमेश जी शायद।
ओके सर, ओके सर। नाउ यू फाइंड देयर इज अ टर्म पंक। जो पंक है इसका क्या लिटररी मीनिंग होता है, ये चीज समझे रहिएगा कि पंक रिफर्स टू रिबीलियस, एक विद्रोही यूथ को रिफर करता है। तो यहाँ पर जो साइबर पंक है, साइबर का मतलब कि पूरा नेटवर्किंग सिस्टम ऑफ मशीन, लेकिन अगर इस मशीन ने विद्रोह कर दिया इंसानों के खिलाफ, अगर यह मशीन खड़ी हो गई, जैसे रोबोटिक वर्ल्ड है, रोबोटिक सिस्टम है। अभी कुछ समय पहले हो सकता है कि वो न्यूज आपके पास गई भी हो या ना भी गई हो, अभी नोएडा में एक जो जहाँ पे रोबोट तैयार किया जाता है, उसमें पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जो वहाँ के वर्कर्स थे उनमें से एक ने जो आप कह सकते हैं कि एक जो नाम होता है कि रोबोट को अगर आपने तैयार किया है तो उसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, कितना फ्रूटफुल है, कितना हार्मफुल है। तो उसने क्या किया, शायद उस नाम को जा करके या गलती से ऐसा हुआ होगा, तो उस रोबोट ने उस इंसान को पकड़ करके उसको एकदम, मतलब आप समझ सकते हो, उसकी हड्डियां तोड़ डाला एकदम, उसका जिसको कहा जाता है कि कचूमड़ बना दिया उसका। तो आप समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से इंसानों की जगह मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है और मशीनों की एक जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। मैं नहीं कहता कि आई एम अगेंस्ट वॉशिंग मशीन, आई एम अगेंस्ट जो और तमाम मशीनें हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसा रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है और जैसे रोबोट का यूज आर्मीज में, मतलब बैटल फील्ड में किया जाएगा कि सरहद पर रोबोट खड़े किए जाएंगे और वो दुश्मनों से लड़ेंगे। तो आप ये समझिए कि अगर पूरा हमारा तंत्र फेल हो गया तो वो रोबोट हमारे लिए कितना इंजूरियस हो सकते हैं, वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल रजनीकांत ने जो मूवी रोबोट बनाई थी, वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे रजनीकांत के द्वारा बनाया गया रोबोट खुद रजनीकांत के खिलाफ रिवोल्ट करता है एंड इट स्टार्ट टू लव ऐश्वर्या राय एंड क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो वो भी साइबरनेटिक का एग्जाम्पल है। वहां पे आप उस मूवी को जा करके देख सकते हैं कि जितनी आप बात कर रहे हैं उसका एक्सपेरिमेंट इंडियन मूवी में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि रजनीकांत के द्वारा बनाया गया रोबोट जो उन्होंने गुड इंटेंशन के साथ बनाया था, लेकिन उसमें कैसे इमोशन फीलिंग्स आ जाती है, वो एक एक्सपेरिमेंट है। अगर ऐसा हुआ, आज आप 5G कर रहे हैं, 5G में ये आ रहा है कि ऐसा बनेगा रोबोट कि उसमें जैसे स्मेलिंग होता है, ह्यूमन ह्यूमन बॉडी का जो स्मेल होता है, ऐसे रोबोट्स में भी स्मेल वगैरह ह्यूमन बॉडी का नजर आएगा। उसमें जान नहीं रहेगी, रूह नहीं रहेगी, लेकिन वो मशीन कुछ ऐसा रहेगा कि एकदम इंसानी शक्ल का, तमाम सारी चीजें। तो अगर वो रिवोल्ट कर जाते हैं, पूरा तंत्र फेल हो जाता है, तब दुनिया का निजाम कैसा होगा, वो क्या होगा। आप उस मूवी के थ्रू, तमाम ऐसी मूवीज बनी हुई है। अभी तो रजनीकांत जी का एक और भी बना हुआ था जिसमें उन्होंने मोबाइल का यूज, मोबाइल टावर का लेकर के उसमें उन्होंने दिखाया था। वो नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक वहां पे उनको मैंने देखा इंडियन मूवी में, साउथ में, और एक जो है आमिर खान की मूवीज में खास करके काफी कुछ रियलिटी के करीब ले जा करके जो है वो बात करते हैं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट, तो ये जो है पंक क्या करता है, यूथ कल्चर को, रिबिलियस यूथ कल्चर को शो करता है। और ये कहाँ से लिया गया, डिराइव्ड फ्रॉम द पंक रॉक म्यूजिक। यह एक पंक रॉक म्यूजिक होता है। यह रॉक म्यूजिक एक ऐसा रॉक म्यूजिक सीन होता है जहाँ पे पूरा म्यूजिक में भी जो साउंड होगा वह रिबिलियस होगा। तो ये जो साइबर पंक है, इट रिफर्स टू इफ द मशीन इज गोइंग टू रिवोल्ट देन व्हाट विल हैपन। इसको लेकर के मैंने दो नाम बताया, विलियम गिब्सन, ब्रूस स्टर्लिंग, ये बड़े नाम है। कुछ नॉवेल्स का नाम मैंने लिया हुआ है। उन नॉवेल्स में न्यूरोमैन केयर करके, न्यूरोमैंसर 1984, टाइगर टाइगर 1956, दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेम्बर, जो आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह की चीजें आप देखते हैं या इस तरह की चीजें आप पाते हैं। तो यू विल कम टू नो कि इसमें रहा। नाउ आई विल टेक वन मोर वर्ड, एक और मैं आज की क्लास में वर्ड लूंगा जिसका नाम है साइबॉर्ज, और ये लास्ट टर्म होगा, साइबॉर्ज, CYBORG।
RG साइबॉर्ज। जब आप इसको लेके बात करते हैं साइबॉर्ज, साइबर पंक, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती है कि साइंस फिक्शन से ही जुड़ा हुआ है और साइंस फिक्शन में मशीन का यूज दिखाया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज दिखाया जाता है। ऐसे ही साइबॉर्ज जो है यह भी है। और ये जो टर्म है ये कहाँ से लिया गया है, इसको इसको लेकर के कि इट केम फ्रॉम साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म। CYBERNETIC साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ से आता है? साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म से आता है। सो यू फाइंड कि ये जो साइबॉर्ज है इट केम फ्रॉम साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, ये साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म से आता है, साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की व्हाट डू यू मीन बाय साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, यह इशारा करता है या दिखाता है टू सिग्निफाई अ फ्यूजन ऑफ ह्यूमन एंड मशीन, कि आज के समय में मशीन को और इंसानों को कैसे जोड़ा जा रहा है, उनको कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, इसमें ये दिखाया जाता है। साइबॉर्ज में क्या चीज दिखाया जाता है? टू सिग्निफाई, SIGNIFY, टू सिग्निफाई व्हाट, टू सिग्निफाई, टू सिग्निफाई अ फ्यूजन, FUSION, a fusion of human and machine, of human and machine। टू सिग्निफाई अ फ्यूजन ऑफ ह्यूमन एंड मशीन, ह्यूमन और मशीन का एक जोड़ दिखाया जाता है। तो यह दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिग्निफाई अ फ्यूजन ऑफ ह्यूमन एंड मशीन, टू सिग्निफाई अ फ्यूजन ऑफ ह्यूमन एंड मशीन। अभी मैंने बताया कि कैसे मशीन आदमी की जिंदगी में प्रवेश कर चुका है कि बगैर उसके ऐसा लगता है कि वह सरवाइव नहीं कर सकता। हम सारे लोग अभी आप कर सकते, देखिए मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा शिकार मैं खुद हूँ कि हर समय ऐसा लगता है कि द मोबाइल फोन इज ओनली इन आवर हैंड, समटाइम्स सीइंग व्हाट्सएप, समटाइम्स ई कंटेंट, समटाइम्स अदर कंटेंट। कितना ज्यादा एक जमाना था जबकि मोबाइल का कोई यूज नहीं रहा होगा, बहुत आसानी से लाइफ आदमी की चल रही थी। लेकिन 2004 के बाद मोबाइल की जिस हिसाब से पॉपुलैरिटी हुई है, 2G, उसके बाद फिर 3G और फिर 4G आने के बाद तो कुछ कहिए ही मत। ऐसा लगता है कि सब कुछ यही, पूरा जिंदगी यही, बीवी बच्चा ही मोबाइल हो गया है, उसके आगे आदमी का कुछ हुआ ही नहीं रहा रोड। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड नॉट मिस्टर शमी बट एनी वन की हाउ मच वी डिपेंड अपॉन मोबाइल ऑन दीज थिंग, it become the part and parcel of our life। तो मशीन का यूज की टू सिग्निफाई फ्यूजन ऑफ ह्यूमन एंड मशीन को लेकर के। नाउ द थर्ड पॉइंट विच यू वांट टू गो, दैट इज व्हाट कि या एक चीज इसमें है कि एक्सप्लोरेशन, तीसरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस मैं आपका 2 मिनट और लूंगा। एक्सप्लोरेशन, EXPLORATION, exploration of the sense of uncanniness, the sense of uncanniness, the sense of uncanny, yeah, the sense of uncanniness। तो एक्सप्लोरेशन होता है कि हमारे सेंसेस को खोलता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द सेंस ऑफ अनकैनीनेस। जो कैनी होता है कि समथिंग विलक्षण, अद्भुत,
लेकिन ये हमारे अंदर के सेंस को ये खोलता है, उसके बारे में बात करता है कि व्हाट डू वी फील व्हेन मशीन इज यूज्ड, व्हेन मशीन केम इन आवर लाइफ। तो इसका प्रभाव हमारे सेंसेस पर क्या पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मशीन का यूज करते करते इंसान भी मशीन हो गया और उसकी जो ज्ञानेंद्रियां है, जो उसकी जो एक तरह से ईश्वर के द्वारा दी गई जो चीजें हैं, जैसे इंसान में इमोशन है, फीलिंग्स है, कहीं इस सब में कमी तो नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं वो भी मैकेनिकल होता जा रहा है। वी ऑल नो इट वेरी वेल कि आज के समय में कहा जाता है कि मैन हिमसेल्फ इज अ मशीन। ये आदमी खुद अपने में एक मशीन है, वह हर समय बिजी है, इंगेज है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे जब मशीन का बटन प्रेस किया जाता है तब वह काम करता है, ऐसी इंसान है, उसमें जज्बातों की कमी तमाम चीजों को लेकर के उसमें की जाती है। तो वी फाइंड दैट कि यह इससे रिलेटेड भी बात करता है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ द सेंस ऑफ अनकैंडीनेस, कि हमारे अपने सेंसेस पर उसका क्या असर पड़ रहा है, उसको लेकर के बात की करता है। लास्ट स्लाइड 25 ही था लेकिन मैं इसको डिलीट करूंगा और यहाँ पे एक मैं एग्जांपल बताऊंगा। एक तो फ्रेडरिक कोहल करके एक राइटर है, फ्रेडरिक, FREDERIC, फ्रेडरिक कोहल, POHL'। फ्रेडरिक कोहल करके एक राइटर है जिनकी नावल का नाम है मैन प्लस। मैन प्लस, फ्रेडरिक कोहल एक राइटर है जिनकी नावल का क्या नाम है, मैन प्लस। ये आई है 1976 में। इसके अलावा एक दूसरे राइटर है CL मूर। मुझे फिर से इसको डिलीट करना पड़ेगा। CL मूर, CL मूर, नो वुमन बॉर्न। नो वुमन बॉर्न 1944 में। नो वुमन बॉर्न 1944। तो इसमें इस सारी चीजों को लेकर के जिक्र किया गया है, साइबॉर्ग को, साइबर बार्ज का जो एक मशीन का जो फ्यूजन है मैन की जिंदगी में, और साथ ही साथ उसका असर क्या पड़ता है, क्या उसके असरात हो सकते हैं, क्या उसमें परिवर्तन और चीजें हैं या दुनिया किधर जाएगी। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, उनका एक अच्छा खासा असर हमें देखने को मिलता है कि ये चीजें रही है। सो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि आज की क्लास में हमने कुछ टर्म को लिया, उसमें बात की है। उस दिन जो है अंजलि मैडम पूछ रही कि बिल्डंग्स रोमन या और भी किसी ने कुछ टर्म को पूछा था, कुछ और Yes, टर्म्स sir. हैं लेकिन अब या तो कुछ और टर्म्स है मैडम। कल मैं सबसे पहले बिल्डंग्स रोमन से ही शुरू करूंगा क्योंकि आज इतना समय नहीं है कि हम और चीजों को एक्सप्लेन कर सके। वी हैव टेकन काफी ज्यादा अभी क्योंकि GIC PGT का भी क्लास होगा। तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेम्बर। मैं राजकुमार जी से बात करना चाहूंगा, अभी नहीं, राजकुमार जी है, राजकुमार जी के अलावा रमेश जी, अपर्णा एंड मोहम्मद हकीम जी से बात हो चुकी थी, सुरभि, सुरभि से, इससे हमारी पहली बात हो चुकी थी। या इन लोगों से जो है मैं बात करूंगा, मैं मैसेज डालूंगा, वो आप लोग मुझे रिस्पांस दे दीजिएगा, ठीक है? ओके Hello. जी जी अंजलि जी। Sir, in magic realism, sir, this या क्लेडियो, हाँ kaleidoscopic pattern. हाँ Sir, so what is this, sir? I can't understand, sir. या अब now when you talk about this thing तो I will come tomorrow with these point, जो भी नई चीजें कल की हम क्लास में इंक्वायरी करेंगे, जरूर उसको Okay, बात sir. करें। Okay.